हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैज़ान क्लासेज। आज हम लोग क्लास 10th सोशल साइंस का प्रीवियस पेपर 2020 को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि टोटल 48 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें आए थे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह प्रश्न पत्र जो है 2 खंडों में विभाजित है। खंड अ में ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, जो कि 1 से 48 तक दिए गए हैं और इनमें से किन्हीं 40 का उत्तर देना अनिवार्य है। लेकिन यदि हम 2021 का पैटर्न देखें, 2021 और 22 का, तो इसमें 80 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से यानी कि दुगना विकल्प है और इनमें से आपको 40 प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो चलिए हम देखते हैं इसका पेपर को सॉल्व करके। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला प्रश्न जो है ये है कि काउंट कावूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो वो जो था प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। दूसरा सवाल देखेंगे कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो बिस्मार्क ने किया था। 3 नंबर प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया। तो रूस में किया गया। साम्यवादी का अर्थ होता है कम्युनिस्ट, और साम्यवादी उस शासन को कहा जाता है जहाँ सिर्फ एक ही पार्टी शासन करती है। तो इसका जो पहला प्रयोग है यानी कम्युनिस्ट पार्टी का, अर्थात साम्यवादी पार्टी का जो पहला प्रयोग है वो रूस में किया गया था। 4 नंबर प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। 5वां प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो प्रथम व्यापारी जो थे वो थे पुर्तगाली। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो सन 1930 ईस्वी में, मार्च अप्रैल 1930 ईस्वी में यह आरंभ हुआ था। दांडी यात्रा जो अंत हुआ था, दांडी यात्रा का अंत हुआ और उसी के साथ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 7 नंबर प्रश्न है कि राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है। तो यह जो उद्योग स्थित है यह ओडिशा में स्थित है। कहाँ है? तो ओडिशा में। 8वां प्रश्न है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। तो प्रगतिशील प्रवृत्ति। 9 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय महायुद्ध यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय हुआ आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। तो वह जो संस्था थी वह थी यूरोपीय संघ, जो कि 1993 ईस्वी में अस्तित्व में आई थी। इसकी स्थापना जो हुई थी वो सन 1993 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो यह जो कथन है मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। 11वां प्रश्न है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। तो 18 वर्ष है। 12 नंबर सवाल है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। अगला प्रश्न है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो एक खरी शासन व्यवस्था जो है संघ राज्य की विशेषता नहीं है, जबकि लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन और सर्वोच्च न्यायपालिका, यह सब जो कथन है यह सब जो है संघ राज्य की विशेषता है, जबकि एक खरी शासन व्यवस्था जो है संघ राज्य की विशेषता नहीं है, क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था में एक खरी शासन व्यवस्था नहीं होती। यहाँ दो केंद्रों में दो तरह से जो सरकार है वो बांट दी जाती है, एक राज्य की और एक केंद्र की। अगला प्रश्न है कि संघ सरकार का उदाहरण है। तो वह जो है अमेरिका है, और साथ ही साथ भारत भी जो है वो संघ सरकार का उदाहरण है। 15वां प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। तो यह जो है जयप्रकाश नारायण ने किया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। 16वां प्रश्न है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन मुद्दों पर सफलता पाई। तो बहुमत समूह और अल्पतम समूह के साथ एक जैसे व्यवहार करता है। 17 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो बहुसंख्यकों का शासन, यह जो है इसके अनुरूप नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। 18वां प्रश्न है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, यानी कि नागरिक जब सहभागी होंगे यानी कि इसमें भाग लेंगे, लोकतंत्र में भाग लेंगे, तभी तो लोकतंत्र सफल हो पाएगा। अगला सवाल है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो यह जो है अलगाववाद है, यानी कि क्षेत्रवाद जो है वो अलगाववाद को जन्म देती है। क्षेत्रवाद की जो भावना है वो अलगाववाद को जन्म देती है। 20वां प्रश्न है कि कोयला है। तो कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो अधिक सिंचाई है।
अधिक सिंचाई जो है वो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है पंजाब में। 22वां प्रश्न है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, तो 65% जो होती है मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। अगला प्रश्न है कि निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है, तो डॉल्फिन जो है वो केवल भारत में ही पाया जाता है और यह जो है राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो डॉल्फिन है भारत की। 24वां प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो चूना पत्थर जो है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। 25वां प्रश्न है कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, तो झारखंड है और झारखंड में भी यदि पूछ दिया जाए तो प्रथम स्थान पर झरिया क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है, तो भारतीय लौह और इस्पात कंपनी यानी कि इसको यानी कि इंडियन आयरन स्टील कंपनी। अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, तो यह जो संबंधित है यह है सड़क मार्ग से, यानी कि भारत के जो 4 महानगर हैं मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई, इन चारों महामार्गों को जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। 28 नंबर प्रश्न है कि गंडक परियोजना है, तो गंडक परियोजना जो है वो मोतिहारी में है। 29वां प्रश्न है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है, तो मुजफ्फरपुर में। अगला सवाल है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो जमालपुर में है और यह जो है एशिया का पहला रेल वर्कशॉप है। 31 नंबर सवाल देखेंगे कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है, तो समुद्र में भूकंप का आना, जिससे जो जलीय स्तर है वो ऊपर नीचे उठने लगता है, जिस वजह से जो है स्थल पर भी जो है समुद्र का पानी आ जाता है। 32 नंबर सवाल है कि सुखाड़ क्या है, तो सुखाड़ जो है यह एक प्राकृतिक आपदा है। अगला सवाल है भूस्खलन क्या है, यानी कि भूमि का कटाव क्या है, तो यह भी जो है प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न है कि महासागर तल के कंपन का परिणाम है, तो सुनामी। अगला सवाल है कि पृथ्वी पर की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला भूतरंग है, तो यह जो भूतरंग है एल भूतरंग है। अगला प्रश्न देखेंगे कि सुनामी का संबंध है, तो सुनामी का जो संबंध है वो समुद्र से है। 37 नंबर प्रश्न है कि सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है, तो दूर संचार के लिए होता है। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है, तो चेन्नई जो है वो भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। 39 नंबर सवाल है कि निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो बिहार को। 40 नंबर प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है वो वित्तीय वर्ष कहलाता है। अगला प्रश्न है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, तो भूमि विकास बैंक। 42वां प्रश्न है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है, तो सेवा क्षेत्र जो है वह आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। आर्थिक विकास का प्रथम क्षेत्र जो है कृषि है और दूसरा जो क्षेत्र है वो है उद्योग। 43वां प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, इन सभी को जो है नई आर्थिक नीति में सम्मिलित किया गया और नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो हुई थी यानी कि इसकी जो स्थापना हुई थी सन 1991 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए कितना शुल्क देना पड़ता है, यानी कि कितना शुल्क लगता है, तो एक भी शुल्क नहीं लगता है, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को। 46वां प्रश्न है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, तो 5 अंग हैं। 47वां प्रश्न है कि कौन सी सेवा जो है गैर सरकारी सेवा है, तो मॉल सेवा जो है गैर सरकारी सेवा है। 48 नंबर सवाल देखेंगे कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, तो मुंबई को। तो ये थे 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिसको हमने सॉल्व किया। अब आगे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। तो खंड ब में जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो है इतिहास का क्वेश्चन, तो इतिहास में जो है प्रश्न 1 से लेकर 5 तक लघु प्रश्न हैं, इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो जिनमें पहला प्रश्न है कि इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। तीसरा देखेंगे असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, टिप्पणी करें कैसे। चौथा प्रश्न है कि औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की जीविका को किस तरह प्रभावित किया। और पांचवा प्रश्न जो है गांव के कृषि जन आर्थिक क्रियाकलाप की विशेषता को दर्शाएं।
उसके बाद जो है इतिहास का दीर्घ प्रश्न है, जो कि 2 दिया हुआ है। 6 और 7 जो है दीर्घ प्रश्न है, इनमें से किन्हीं एक का उत्तर देना है। तो छठा प्रश्न है कि इटली के एकीकरण में मेजिनी, काउर और गैरीबाल्डी के योगदानों को बताएं। और 7वां प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति क्या है, विवेचना करें यानी कि उल्लेख करें। इसके बाद राजनीति विज्ञान से क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें 8 से लेकर के 13 तक लघु प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 2 का उत्तर देना है, यानी कि 5 में से किन्हीं 2 का उत्तर देना है। 8वां प्रश्न है कि भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट करें। 9 नंबर प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। 10वां प्रश्न है कि बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। 11 नंबर प्रश्न है कि भारतवर्ष में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं। 12वां प्रश्न है कि आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है, कैसे। और 13वां जो प्रश्न है वो है कि भावी सवाल में लोकतंत्र की जिम्मेदारी और उद्देश्यों का संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उद्देश्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अब राजनीति विज्ञान से 2 दीर्घ प्रश्न लिए गए हैं, जिनमें से किन्हीं एक का उत्तर देना अनिवार्य है। 14वां प्रश्न है कि जीवन के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख करें जिसमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव है या वे कमजोर स्थिति में हैं। और 15वां प्रश्न है कि भारतवर्ष में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है। भारतवर्ष का अर्थात हुआ कि भारत में, जो वर्तमान भारत है। उसके बाद पश्चात जो है वो अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन लिया गया है। अगला आगे है कि 16 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि 4 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए, जिनमें से किन्हीं 2 का उत्तर देना अनिवार्य है। तो 16वां प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। और 17वां प्रश्न है कि आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। 18 नंबर सवाल देखेंगे कि एटीएम क्या है। उसके बाद अर्थशास्त्र के जो दीर्घ प्रश्न हैं उन्हें देखते हैं। तो 19 और 20, जिनमें से किन्हीं एक का उत्तर देना है। तो 19वां प्रश्न है कि सहकारिता के महत्वपूर्ण तत्व क्या हैं, राज्य के विकास में इसकी भूमिका का वर्णन करें। और 20वां प्रश्न है कि विश्व के लिए भारत सेवा प्रदाता के रूप में किस तरह जाना जाता है, उदाहरण सहित लिखें। उसके पश्चात भूगोल यानी कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन दिया गया है, जो कि 21 से लेकर के 25 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, और इनमें से किन्हीं 3 का उत्तर देना है। 21वां प्रश्न है फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। 22वां प्रश्न है कि भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। और 23 नंबर प्रश्न है कि वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख करें। और आगे खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। और 25 नंबर सवाल है कि सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। उसके बाद हम भूगोल के दीर्घ प्रश्नों को देखें, जिनमें से किन्हीं एक का उत्तर देना अनिवार्य है। तो 26वां प्रश्न है कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। और 27वां प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन एवं संचार की महत्ता का वर्णन करें, यानी कि इसका क्या महत्व है। और आखिरी सब्जेक्ट जो है वो आपदा प्रबंधन है। इससे भी 4 क्वेश्चन यानी कि 4 लघु क्वेश्चन लिए गए हैं, जिनमें से 2 का उत्तर देना अनिवार्य है। तो 28वां प्रश्न है कि आपदाएं कितनी प्रकार की होती हैं। और 29वां प्रश्न है कि बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताएं। और 30 नंबर सवाल देखेंगे कि भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट करें। और 31वां प्रश्न है कि आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करें, यानी कि जो अचानक जो आपदा आ जाती है उसमें जो प्रबंधन करते हैं स्थानीय प्रशासन, पुलिस वगैरह, उनकी क्या भूमिका है। तो ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक करें एंड दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।